नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 6 दिसंबर 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रमुख प्रैक्टिस के प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे। आज की हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं। स्टेट्स विथ स्ट्रेस ग्राउंड वाटर टॉप इन सीरियल ट्रेड। तो यहाँ पर एक अध्ययन सामने आया है कि जिन राज्यों के द्वारा अनाज में बड़े पैमाने पर एक तरह से व्यापार किया जा रहा है या उत्पादन किया जा रहा है, वहाँ पर जो भूजल की स्थिति है वो काफ़ी एक तरह से खराब है। यानी कृषि में जो पानी का उपयोग किया जा रहा है सिंचाई के लिए, उसमें एक तरह से भूजल का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उत्पादन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका असर वहाँ के भूजल स्तर पर पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पर एक आंकड़ा देखें तो गंभीर निम्न भूजल स्तर वाले जो कुछ राज्य हैं, उनके द्वारा 41% जो अनाज है उस उत्पादन को एक तरह से किया जाता है। लगभग 40% से ज़्यादा जो उत्पादन अनाज का है भारत में, वो ऐसे राज्य कर रहे हैं जहां पर भूजल स्तर ग्राउंड वाटर की जो स्थिति है वो काफ़ी निम्न स्तर पर है और काफ़ी गंभीर खतरे में, यानी वो काफ़ी नीचे वाटर टेबल चला गया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, अनाज राज्यों में उत्पादन और व्यापार में 39% जो भूजल है उसका उपयोग किया जा रहा है। यानी जो भी राज्य अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, 39% भूजल का उनके द्वारा सामान्यतः उपयोग किया जाता है। अगर हम भारत के 6 प्रमुख राज्यों की बात करें जिनके द्वारा प्रमुख अनाज का उत्पादन किया जाता है या अनाज का जो उत्पादन होता है उसको बाहर निर्यात किया जाता है, खासतौर पर अगर हम चावल की बात करें, तो माना जा रहा है कि लगभग 19.6 मिलियन टन जो अनाज निर्यात है वो ऐसे राज्यों में एक तरह से किया जा रहा है जहां पर भूजल की स्थिति विषम या अर्ध विषम है, यानी क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल स्थिति में है। और 32% जो भूजल है उसका उपयोग एक तरह से किया जा रहा है, यानी भारत में जो उत्पादन किया जा रहा है उसको निर्यात के लिए उपयोग किया जा रहा है। और इस तरह के उत्पादन के लिए जो भूजल है उपयोग किया जा रहा है, वहां पर भूजल की स्थिति काफी खतरनाक है। तो ये ऐसे 6 राज्यों की स्थिति भी काफी भूजल में निम्न स्तर पर है, लेकिन अनाज के अधिक उत्पादन को वो भारत में व्यापार के लिए तो उपयोग कर ही रहे हैं, एक निर्यात के रूप में बाहर भी जो अनाज है उसको भेज रहे हैं। अगर हम भारत में अनाज की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ शाकाहारी जो वर्ग है वो काफ़ी बड़ा है और इस कारण से लगभग आधी हमारी जो आबादी है उसका ऊर्जा का स्रोत है वो अनाज है। चावल और गेहूं प्रमुख फसलें हैं जिनका उपयोग किया जाता है भारत में भोजन में प्रमुखता से। और चावल और गेहूं दोनों ही फसलें क्या हैं, जल की अधिकता यानी जल की खपत यहाँ पर ज़्यादा होती है। आप धान के लिए जानते ही हैं कि धान के लिए जब शुरुआती पार्ट होता है तो पानी बहुत लंबे समय तक वहाँ इकट्ठा रखा जाता है जब धान की शुरुआत में बुआई की जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक पानी की खपत वाली ये फसलें हैं गेहूं और चावल, और इन पर हमारी आधी एक तरह से ऊर्जा निर्भरता है। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ जो जल संसाधन है उनके ऊपर दबाव काफी ज्यादा है। ये जो अध्ययन सामने आया है, इस अध्ययन को 2011-12 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार किया गया है। कुछ डाटा इकट्ठा किए गए और साथ साथ इसमें गणितीय मॉडलिंग का भी एक तरह से उपयोग किया गया है। और इसमें अगर हम देखें तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बेंगलुरु, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और ब्रेडेनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जर्मनी, इनके द्वारा ये संयुक्त रूप से मिलकर अध्ययन किया गया है। तो इन्होंने डाटा का उपयोग तो किया ही है, उसी के साथ साथ मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी गणितीय मॉडलिंग का उपयोग करके इन आंकड़ों को एक तरह से सामने लाया है। अगर हम कृषि में जल के महत्व की बात करें तो यहां पर जब जल का महत्व है वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग दोनों के लिए है। घरेलू मतलब जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसका जो घरेलू उपयोग हो रहा है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में उपयोग किया जा रहा है, या ऐसा जो उत्पादन तो भारत में हो रहा है लेकिन दूसरे देश में उसको निर्यात किया जा रहा है, तो वो एक तरह से क्या अंतर्राष्ट्रीय उपयोग हो गया। ये जो अध्ययन किया गया है, इस अध्ययन में 3 प्रमुख आधार देखे गए हैं। अंतर्राज्यीय अनाज व्यापार क्या है, घरेलू उत्पादन की स्थिति क्या है राज्यों में, और परिवहन लागत राज्यों के बीच में कैसी है। और इसी के आधार पर आप देखें तो वाटर फुटप्रिंट की यहां पर बात की गई है। वाटर फुटप्रिंट का सिंपल सा मतलब है कि पानी का उपयोग आप कितना कर रहे हैं किसी भी तरह की वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में। तो वाटर फुटप्रिंट की अगर हम एक परिभाषा देखें तो किसी व्यक्ति, समुदाय या कोई व्यापार है उसके द्वारा स्वच्छ जल का उपयोग वस्तु और सेवा के उत्पादन में जो किया जाता है उसे हम एक तरह से वाटर फुटप्रिंट कहते हैं। और इसे 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है, ग्रीन वाटर, ब्लू वाटर और ग्रे वाटर। यानी जो वाटर फुटप्रिंट है उसमें 3 हिस्से होते हैं। तो जब हम ग्रीन वाटर की बात करते हैं तो ये सामान्य वर्षा का जल है जो एक तरह से जमीन में और पेड़ पौधों के माध्यम से निचले भागों में जाता है और फिर वाष्पीकृत होता है और फिर से बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो ये सारी प्रक्रिया में जो जल है वो ग्रीन वाटर एक तरह से कहलाता है।
ब्लू वाटर की अगर हम बात करें तो जो सतह पर एक तरह से पानी बह रहा है, जैसे नदियों में है, झीलों में है, तालाबों में है, या अगर हम भूजल की बात करें यानी जो ग्राउंड वाटर एक तरह से लेवल पर यानी जमीन के नीचे जो पानी इसको हम पंप करके ऊपर ला रहे हैं, वो ब्लू वाटर का एक तरह से हिस्सा है। और एक तीसरा ग्रे वाटर की अगर हम बात करें, देखिए ग्रे वाटर ये कहता है कि जब भी किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन या किसी भी तरह का प्रदूषक हम पानी में मिला रहे हैं, तो आप जानते हैं जल की एक क्षमता होती है कितना प्रदूषण वो सह सकता है। तो जब हम ग्रे वाटर की बात करते हैं यानी फुटप्रिंट में ग्रे वाटर कितना है, इसका मतलब है कि शुद्ध जल आवश्यक प्रदूषक को समाहित करने के लिए, जिससे पानी की क्वालिटी का एक स्तर बना रहे। यानी कोई भी ऐसा पानी का पार्ट है जिसमें कोई प्रदूषण मिलाया जा रहा है, तो कितना साफ पानी उसमें वेस्ट होगा जिससे कि ओवरऑल पानी की जो क्वालिटी है वो बनी रहे। जैसे मान लीजिए अगर हमसे कहें कि ये 1 बाल्टी पानी है और इसमें मान लीजिए कि 10 ग्राम कोई पॉल्यूशन मिला दिया जाए, तो 1 बाल्टी यहां पर मान लीजिए 10 लीटर पानी रखा हुआ इस बाल्टी में, तो अगर 11 लीटर पानी होता तो 10 ग्राम अगर हम इसमें पॉल्यूशन भी मिलाते तो ये पानी साफ बना रहता। तो एक तरह से जो 11 लीटर है वो क्या हो गया, इस 10 ग्राम के प्रदूषण को सहने की एक तरह से क्षमता हो गई। तो ये क्या हो गया, ग्रे वाटर का पार्ट हो गया। तो ग्रे वाटर का मतलब है शुद्ध जल का वह भाग जो किसी भी प्रदूषक को जो पानी में मिले, उसके मिलने के बाद पानी की जो सामान्य गुणवत्ता क्वालिटी है उसको बनाए रखे। ये ग्रे वाटर का एक तरह से हिस्सा कहलाता है। अगर हम वैश्विक वाटर फुटप्रिंट की बात करें 96 से 2005 के बीच में, तो 9087 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष जल की आवश्यकता एक तरह से रहती है। यानी जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, व्यक्तिगत हमारे द्वारा पानी का उपयोग किया जा रहा है, या कोई समुदाय कर रहा है, या किसी बिजनेस कोई व्यापार है वहां पर पानी का उपयोग हो रहा है, तो ओवरऑल जो फुटप्रिंट है वो ये स्थिति दिखती है दुनिया में। इसमें अगर आप देखें तो ग्रीन वाटर का पार्ट है वो 74% हिस्सा है, ब्लू वाटर 11% और ग्रे वाटर 15%। आप देखें ग्रे वाटर का हिस्सा बढ़ा है क्योंकि प्रदूषण एक तरह से बढ़ते हुए स्तर पर दिखाई पड़ रहा है अगर हम बात करें जल प्रदूषण। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं जो ग्रे वाटर का पार्ट है वो भी धीरे धीरे बढ़ा है। तो जो वाटर फुटप्रिंट का पार्ट है उसको एक तरह से यहां पर देखा जा रहा है कि अलग अलग जो भी गतिविधियां कृषि में करी जा रही हैं, खासतौर पे अनाज के क्षेत्र में, उसमें कितना उपयोग किया जा रहा है पानी का। यहां पर एक आंकड़ा सामने आया है कि भारत में जितना भी अनाज का एक तरह से व्यापार किया जाता है उसमें बड़े पैमाने पर एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज को ले जाया जाता है, यानी अंतर्राज्यीय व्यापार होता है। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो एक तरह से राशन की दुकानों के माध्यम से सस्ते अनाज दिए जाते हैं। तो एक राज्य से मान लीजिए पंजाब में उत्पादन हुआ या उत्तर प्रदेश में उत्पादन हुआ और पीडीएस के लिए उस अनाज को मान लीजिए तमिलनाडु ले जाया जा रहा है या आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये अंतर्राज्यीय जो अनाज का परिवहन है वो 58% किसके लिए किया जाता है, पीडीएस के लिए। यानी एक राज्य में उत्पादन हो रहा है, सरकार ने खरीद किया है, और दूसरे राज्य में राशन पर सस्ती दरों में देने के लिए उसका परिवहन किया जाता है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर इस तरह के अंतर्राज्यीय व्यापार को नियंत्रित किया जाए तो यह भी एक तरह से जो जल स्रोतों पर दबाव है उसको एक तरह से कम करने की स्थिति लाएगा। सिंचाई के लिए हम बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना की परियोजनाएं बना रहे हैं, एक नदी से दूसरे नदी में पानी ले जाने की जो योजनाएं उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जहां पर अनाज की आवश्यकता है वहां पर एक तरह से उत्पादन करने के लिए प्रयास किए जाएं अलग अलग स्रोतों के माध्यम से। तो वो राज्य जो उत्पादन कर रहे हैं अपनी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद बाहर दूसरे राज्यों को भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी विशेष राज्य में जो जल स्तर है, जो भूजल की अगर हम बात करें, उस पर दबाव बढ़ जाता है। क्योंकि अभी हमने ये आंकड़ा देखा कि गंभीर निम्न भूजल का स्तर है, लेकिन 41% जो अनाज है उसके उत्पादन को वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारत में। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि ऐसे राज्य जहां पर भूजल की स्थिति काफी खराब हो रही है वहां पर अनाज या उत्पादन है उसको थोड़ा सा नियंत्रित किया जाए, क्योंकि घरेलू आवश्यकताओं के लिए वो उत्पादन कर पा रहे हैं वो अन्य राज्यों में जा रहा है। तो अन्य राज्य जहां पर स्थिति उतनी खराब नहीं है वहां पर उत्पादन करने की स्थितियां बनाई जाएं। तो इससे बड़े पैमाने पर अवसंरचना के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं सिंचाई के लिए वो एक तरह से कम होगा, और जो वाटर फुटप्रिंट कुछ राज्यों का जो बहुत ज्यादा हो रहा है उस पर भी एक तरह से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो भूजल की गिरती स्थिति है उसका एक आंकड़ा दिखा रहा है कि भूजल गिरता जा रहा है निचले स्तर पर, लेकिन राज्यों में जो उत्पादन है उसमें कमी नहीं आ रही है। तो इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है, अन्यथा भूजल का स्तर एक संकट वाली स्थिति तक पहुंच जाएगा जहां से उसको रिवाइव करना आसान नहीं होगा। एक दूसरा तरीका यह भी है कि जो भूजल स्तर जहां पर गिर रहे हैं वहां पर भूजल को एक तरह से रिचार्ज करने के लिए, उनमें पुनः जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास
किए जाने चाहिए, वो चाहे वृक्षारोपण के माध्यम से हो या एक तरह से चेक डैम बनाकर या जो वर्षा जल है उसको इकट्ठा करना तालाब पोखर में, जिससे कि भूजल का स्तर बढ़े। तो इस तरह की योजनाओं को सरकार को ज्यादा बड़े स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट उसको हम देखते हैं, कीपिंग सीक्रेट्स इन ए क्वांटम वर्ल्ड एंड गोइंग बियॉन्ड। सामान्य कंप्यूटर की जगह जो नए क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें किस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखा जा सके, उसको सुरक्षित रखा जा सके, उसके बारे में एक तरह से इस आर्टिकल में कहा गया है। अगर हम सामान्य कंप्यूटर्स की बात करें, जैसे हम मोबाइल में व्हाट्सएप पे आप देखें मैसेज में हम भेजते हैं तो लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, यानी जिन दो लोगों के बीच में मैसेज या आपस में एक तरह से भेजा जा रहा है या एक दूसरे के द्वारा देखा जा रहा है एक दूसरे के मैसेज को, उनके अलावा अन्य किसी के द्वारा इसको यूज नहीं किया जा सकता या इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ये एक तरह से इनक्रिप्शन कहलाता है। जैसे आप मान लिए कोई ए व्यक्ति है, इसके द्वारा कोई मैसेज मान लीजिए बी को भेजा गया किसी इनक्रिप्शन या किसी कोड के माध्यम से, उस इनक्रिप्शन या कोड को हम एक लॉक मान लेते हैं, एक लॉक लगाकर बी को दिया गया। अब बी ने क्या करा, ए का लॉक तो ऑलरेडी लगा हुआ है, एक कोडिंग उस पर है ही, बी ने भी अपना एक कोडिंग यहां पर लगा दिया और बी ने इस मैसेज को वापस कर दिया, किसको, ए को वापस भेज दिया। अब ए ने क्या करा, अपना जो लॉक है उसको हटा दिया और इस मैसेज को वापस कर दिया, किसको, बी को। तो बी के पास जो मैसेज आया उसमें केवल बी का लॉक लगा हुआ है। अब बी ने अपना जो लॉक है एन्क्रिप्शन का उसको खोला और इस मैसेज को एक तरह से पढ़ लिया। तो ये एक तरह का मैसेज या ट्रांजैक्शन हुआ। तो ए और बी के बीच में ये ट्रांजैक्शन है, ये एक तरह से एक आम कह सकते जगह पर हो रहा है, यानी एक बड़े सिस्टम में हो रहा है जिसको कोई भी इस ट्रांजैक्शन को देख सकता है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में किसी तरह की हेरफेर करना या डिटेल का पता करना ये संभव नहीं है। तो ट्रांजैक्शन पूरे पब्लिक डोमेन में हो रहा है ए और बी के बीच में, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इसको हम एक तरह से इनक्रिप्शन एक तरह से कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया सामान्य कंप्यूटर्स में तो फॉलो की जा रही है और इसके लिए अगर हम देखें तो दो प्रमुख मेथड उपयोग किए जाते हैं, इंटीजर फैक्टराइजेशन मेथड और डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम। तो इनके माध्यम से इंक्रिप्शन सामान्य कंप्यूटर में किया जा रहा है। अब जब क्वांटम कंप्यूटर आ रहे हैं तो सामान्य कंप्यूटर का जो इंक्रिप्शन है, जो कोडेड एक तरह से लॉक है, उसको खोलने की क्षमता इनके पास ज्यादा है। तो क्वांटम कंप्यूटर आने के बाद सामान्य कंप्यूटर की जो एक तरह से कोडिंग है उसमें और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। अगर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन या मैसेज दो लोगों के बीच में हो रहा है, दो संस्थाओं के बीच में हो रहा है, उसमें अगर एक तरह से सीक्रेट या उसकी जो रहस्य है उसे बनाकर रखना है, तो सामान्य कंप्यूटर में हम जानते हैं कि जो सबसे छोटी इकाई बिट में होता है, यानी या तो 0 या 1, यानी ऑप्शन होता है 0 या 1, इसमें एक तरह से निर्णय लिया जाता है। जबकि अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करें तो ये क्यूबिट्स में काम करते हैं, यानी 0 और 1। आप ध्यान रखें यहां पर और लगा हुआ है या, और यहां पर और एंड है, यानी दोनों साथ साथ। तो 0 और 1 साथ साथ यूज किए जा रहे होते हैं, यानी पैरेलल समानांतर प्रोसेसिंग बढ़ जाती है। ये क्वांटम कंप्यूटर का एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ा उपयोग है आने वाले समय में। तो क्वांटम कंप्यूटर का जब उपयोग बढ़ेगा तो उसमें एक तरह से इंक्रिप्शन की भी जो जरूरतें हैं वो सामान्य कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा होंगी। इसीलिए क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एक तरह से तेजी से बढ़ रही है। जब हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो सिंपल सा मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी डाटा है उसको इस तरीके से या इस फॉर्म में बनाया गया है कि जिसके लिए इंफॉर्मेशन को भेजा जा रहा है उनके अलावा उसको और कोई रीड नहीं कर सके। यानी अगर हम किसी भी जो मैसेज आपस में जैसे हम शेयर करते हैं या ट्रांजैक्शन आपस में करते हैं तो उसमें जो भी इंक्रिप्शन है कोडेड, वो एक तरह से क्या है, एक विशेष क्रिप्टोग्राफी का तरीका हो गया। तो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा अलग अलग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जिसके लिए भेजा जा रहा है उसको सुरक्षित करने का एक तरीका रहता है। तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी इसको तेजी से विकसित किया जा रहा है। तो यहां पर जो इंक्रिप्शन किया जाएगा उसके लिए अलग तरह की टेक्नोलॉजी का एक तरह से उपयोग किया जाएगा। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के पार्ट पर जो सामान्य एक तरह से कंप्यूटर्स में चल रहा था इंक्रिप्शन की तरीका, उससे बढ़कर एक तरह से टेक्नोलॉजी को आगे लाया जा रहा है। इसी के साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो भी इंफॉर्मेशन लॉक्स में है, जैसे हमने बात करा था ए ने बी को मैसेज भेजा तो यहाँ पर एक लॉक लगा था, तो अभी ये है कि जो लॉक है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करना है और इसी के साथ साथ लॉक के बारे में किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन है उसको परिवर्तित करना, लेकिन इसको बिना ओपन किए हुए, यानी लॉक को और ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है जिससे कि इंक्रिप्शन और मजबूत हो पाए, जो क्वांटम कंप्यूटर्स के द्वारा भी उसको एक तरह से नहीं तोड़ा जा सके। और ऐसा भी काम करने की कोशिश की जा रही है कि जो लॉक लगाए जाएंगे इंक्रिप्शन के लिए, उन लॉक में कुछ चेंजेस किए जा सकें बिना लॉक को खोले हुए।
तो बिना लॉक को खोले हुए अगर चेंज किया जा सके तो एक ही लॉक के कई तरीके हम बना सकते हैं। तो ये भी एक तरह से क्वांटम जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो भविष्य में इस तरह की जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है वो तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स के माध्यम से वैश्विक स्तर पर जो कंप्यूटिंग है वो तेजी से आगे बढ़ने वाली है। नेक्स्ट उसको हम देखते हैं, लेसन्स इन टाइगर कंजर्वेशन फ्रॉम मलेनाड। तो मलनाड क्षेत्र की अगर हम बात करें कर्नाटक में, तो यहाँ पर बाघ के संरक्षण को जिस सफलतापूर्वक से किया गया है, इसे भारत में एक तरह से एक उदाहरण माना जा रहा है और इसे अन्य जगहों पर भी लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस क्षेत्र में जो बाघों की जनसंख्या है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई। जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया तो ये संख्या मात्र 70 थी और वर्तमान में ये बढ़कर 391 हो गई है। पिछले अगर 45 साल के आंकड़े देखें तो 70 से जो जनसंख्या है बाघों की इस क्षेत्र में वो बढ़कर 391 तक पहुंच गई है। तो ये काफ़ी सफलता एक तरह से कह सकते हैं इस क्षेत्र की, अगर हम बाघ की जनसंख्या के संरक्षण की बात करें, क्योंकि यहाँ देखें तो लगभग 5 गुने से ज़्यादा एक तरह से वृद्धि यहाँ पर बाघों की जनसंख्या में हुई है। और यहाँ पर जो प्रयास हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर किए गए हैं इनके संरक्षण के लिए, और जो भी बाघ या उनके लिए जो भी वहाँ पर शिकार है उनकी स्थिति कैसी है उन सब के बारे में एक बड़ा वैज्ञानिक अध्ययन किया गया और उसको लागू किया गया। उसी का प्रयास है कि बाघों के संरक्षण को यहाँ मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर हम प्रमुख प्रयास देखें जो किए गए हैं, तो पहला प्रमुख प्रयास ये किया गया कि जो भी बाघ की जनसंख्या है, साथ में तेंदुए भी यहाँ पर प्रमुख रूप से हैं, तो उनकी एक तरह से पहचान करना, और इसके लिए कैमरा ट्रैप जो मेथड है वो उपयोग करना, यानी जगह जगह कैमरा ऑटोमेटिक लगाना और उनके ट्रैप के माध्यम से बाघों की पहचान करना। बाघों के शरीर पर ये जो एक तरह से स्ट्रिप होती है ब्लैक, इस पैटर्न के माध्यम से अलग अलग जो बाघ है उनका अंदाज लगाया जा सकता है, क्योंकि सभी बाघों में ये पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। तो इसीलिए पैटर्न मैचिंग जो सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग किया गया बाघों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए। तो कैमरा ट्रैप से उनका पता लगाया गया और अंतर करने के लिए बाघों की संख्या अलग अलग क्या है ये किया गया पैटर्न मैचिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा। इसी के साथ साथ बाघ के जो शिकार हैं उनका घनत्व कितना है, क्योंकि अगर बाघों के लिए शिकार उपलब्ध नहीं होगा तो उनकी जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ती है। तो इसकी पहचान करने के लिए लाइन ट्रांजैक्ट मेथड का उपयोग किया गया, यानी एक तरह से 2 पोल लगा लिए जाते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि 500 मीटर की लंबाई पर ये 2 पोल लगाए गए हैं और इनके बीच में देखा जाए कि कितने एक तरह से जो शिकार हैं, जैसे मान लीजिए हिरण है या अन्य जो जानवर हैं जो बाघ के शिकार होते हैं, कितनी उनकी उपस्थिति है। तो ये एक तरह से लाइन ट्रांजैक्ट मेथड कहलाता है। और ध्यान रखें कि एशिया में पहली बार ऑक्यूपेंसी मॉडलिंग और ट्रैक सर्वे डाटा का उपयोग किया जा रहा है, और इसका उपयोग करने का मतलब यह है कि किसी भी जगह पर कोई प्रजाति की उपस्थिति क्या है, यानी उस जगह पर अगर वो उपस्थित है यानी कौन कौन सी प्रजातियां हैं वो पता लगाना, और साथ साथ ये देखना कि अगर कोई प्रजाति पहले थी वर्तमान में नहीं है यानी उसकी उपस्थिति नहीं देखी गई है तो इसके बारे में अनुमान लगाना। और ये एशिया में पहली बार किया जा रहा है। तो ये जो तरीके अपनाए गए इसके माध्यम से कहीं ना कहीं बाघ के बारे में सूचनाएं बहुत सटीक रूप में इस इलाके में निकाली गई और उनके संरक्षण के लिए कार्य किए गए। इसी के साथ साथ बाघ का जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की बात चल रही है। खासतौर पे जिस इलाके में बाघ प्रमुख रूप से रहते हैं उनके आसपास के जो कृषि क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र, वहां पर भी इसको बढ़ावा देना, क्योंकि इससे आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक आर्थिक मदद मिलती है। तो बाघ पर्यटन को कोशिश हमें यह करनी है कि जो निर्धारित क्षेत्र है बाघ के, वहां से बाहर के इलाकों तक फैलाया जाए जो स्थानीय लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। इसका एक सफल उपयोग केन्या और ब्राजील में किया जा चुका है। भारत में भी इसको लागू करके हम बाघ के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर एक आर्थिक रूप में एक सहायक, एक रोजगार का साधन है उसको उपलब्ध करा सकते हैं। तो बाघ के जो संरक्षण क्षेत्र, जैसे हम भारत में देखें तो 50 टाइगर रिजर्व है, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर रिजर्व है उनके आसपास के क्षेत्र अगर आर्थिक रूप से एक बड़े साधन बन जाते हैं रोजगार के लिए, तो ये उस क्षेत्र के सफल रूप से आगे बढ़ने के लिए भी आवश्यक है। अब कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो किसी भी क्षेत्र को अगर हम बात करें संरक्षण के लिए तो वहां पर कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है। तो पहली जो समस्या ये है कि मानव वन्यजीव संघर्ष, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। उसी के साथ साथ जो आवश्यकताएं, चाहे शहरों का विकास का बढ़ना या जो परिवहन के साधन उनका एक्सपेंड करना, औद्योगिक गतिविधियों का बढ़ना, इन सब ने मानव और वन्यजीव के बीच में जो संघर्ष है उसको बढ़ा दिया है। अगर आप जैसे हाथियों के बारे में देखें, केरल में जो घटनाएं सामने आती हैं, या असम के क्षेत्र में देखें हाथियों के द्वारा और मानव के बीच में जो संघर्ष है वो काफी आम है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है।
दूसरा, भूमि उपयोग परिवर्तन। वन्य जीव के आसपास के जो इलाके हैं, जो जंगली क्षेत्र हैं, उनको एक तरह से साफ करके कृषि या अन्य उपयोग में लाया जा रहा है। वन्य जीवों के जो स्थल है जहां पर वो सर्वाइव करते हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ये भी एक तरह से उनकी जनसंख्या को प्रभावित करता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। तो वन्य जीवन जो है वो वन्य भूमि पर एक तरह से निर्भर करता है। तो भूमि उपयोग में अगर परिवर्तन होगा तो उसमें कमी आएगी और ये उनकी जनसंख्या पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। अवसंरचना विकास का प्रभाव, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना बढ़ेगी, वो भी एक तरह से वन्यजीव जो क्षेत्र है उस पर दबाव बढ़ाता है। जूनोटिक बीमारियों का प्रभाव, जैसे कोविड-19 को हम देखें, जूनोटिक बीमारियां मतलब जो जानवरों से मनुष्यों में एक तरह से फैलती हैं। तो कोविड-19 आप देखें वैश्विक स्तर पर बड़ा उसने महामारी का रूप ले लिया। तो जूनोटिक बीमारियां जो बढ़ी हैं, यानी मानव और वन्यजीव के संपर्क के कारण जो बीमारियां मनुष्यों में बढ़ी हैं, इस कारण से कहीं ना कहीं वन्यजीव संरक्षण की जो स्थिति है उसमें कुछ कमजोरी आ सकती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है। वन्यजीव व्यापार, यानी वन्यजीव के संबंध में जो भी उनके अलग अलग जो शरीर के हिस्से हैं उनका अवैध रूप से शिकार करके उनको बेचने की जो एक तरह से प्रक्रिया है। तो अवैध शिकार और वन्यजीव का जो व्यापार है, ये भी एक बड़ी ऐसी स्थिति है जिसके कारण वन्यजीव का जो जीवन है वो संकट की स्थिति में है। और बाघ को माना जाता है कि अवैध रूप से जो शिकार है उसने कहीं ना कहीं उसको एक संकटग्रस्त स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये दो प्रमुख कह सकते हैं ऐसे कारण हैं जो वन्यजीव संरक्षण में सबसे बड़ी बाधा माने जाते हैं। इसी के साथ साथ एक बड़ी समस्या है वन्य जीव की जो जनसंख्या है उस पर नियंत्रण करना, क्योंकि अनियंत्रित रूप में अगर ये बढ़ते हैं तो ये भी एक तरह से मानव के विकास के लिए नुकसानदायक है। और अगर इनका वृद्धि जो दर है, यानी जहां पर वो सामान्य रूप से पाए जाते हैं, अगर उनके लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है तो वो लुप्त भी हो सकते हैं। जैसे भारत में अगर हम देखें तो भारत में जब हम बात करते हैं चीता, तो भारतीय चीता पूर्ण रूप से भारत में विलुप्त हो चुका है। तो ऐसी स्थितियां ना आ पाए तो वन्यजीव जनसंख्या उस पर किस तरह से नियंत्रण रखना कि वो अपने प्राकृतिक आवास में आसानी से वृद्धि कर सकें और साथ साथ मानव विकास वो भी हो सके। तो ये ऐसी समस्याएं जिनका हल करके मानव और वन्यजीव के बीच में जो संतुलन है उसको एक तरह से स्थापित किया जा सकता है। और मालनाड में जो बाघों की जनसंख्या बढ़ी है तेजी से, ये एक बहुत सकारात्मक प्रयास दिखता है और ये बताता है कि अगर सही रूप में प्रयास किए जाएं तो वन्यजीव संरक्षण भी किया जा सकता है और आसपास के क्षेत्रों में जो विकास की गतिविधियां हैं वो भी समानांतर चल सकती हैं। हमारे इसी डिस्कशन के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। पिछले कुछ वर्षों में मालनाड क्षेत्र में बाघों की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। क्षेत्र में अपनाई गई संरक्षण रणनीतियों पर चर्चा करें। तो जो हमने यहाँ पर बताए हैं, क्या क्या प्रयास किए गए वो बताएं और साथ में समस्या भी बता दें, क्योंकि कहने के जो प्रयास हैं वो करके वृद्धि की गई है, समस्याएं जो हैं वो अगर हल की जाए तो ये जनसंख्या और बढ़ाई जा सकती है। तो इसको भी आप समस्याओं को भी एक चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं साथ साथ। नेक्स्ट उस पर हम आते हैं और ये साइंस टैग के पार्ट से आप जीएस पेपर 3 पे इसको ले सकते हैं, पेज नंबर 11 पर। चैलेंज इन अचीविंग हर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का सिंपल सा मतलब रहता है, ऐसे मान लीजिए कहीं पर 100 लोग हैं और 100 में अगर हम वैक्सीन की संख्या मान लीजिए 70 से 80 लोगों तक पहुंचा देते हैं और 8 या 10 लोग ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, यानी 70 को हमने वैक्सीन दिया, 10 लोग मान लीजिए उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो ये संख्या 80 हुई, तो 20 लोग हैं उनमें एक तरह से इन्फेक्शन या संक्रमण होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इसको एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी का पार्ट कहा जाता है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए लोगों को वैक्सीन बड़ी संख्या में या जो परसेंटेज इनको दिया जाता है वैक्सीन वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए और ये आंकड़ा लगभग 70% के आसपास माना जाता है। तो जब हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी या झुंड प्रतिरोधकता की, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि 70% एक तरह से लोगों को वैक्सीन देने के बाद इस तरह की जो प्रतिरोधकता वो आती है। लेकिन अगर कोरोना वायरस में हम देखें वर्तमान में, तो कोविड-19 का जो प्रसार है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। इस कारण से 70% तक वैक्सीन की जो स्थिति कही जा रही है वो प्राप्त करना एक तरह से आवश्यक और हो जाता है। लेकिन इतने लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना ये काफ़ी एक बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर जो वैक्सीन है वो हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त कर पाए, इसके लिए कुछ समस्याएं हैं। तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कि हर्ड इम्यूनिटी झुंड प्रतिरोधकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि विशेष संख्या में जो लोग हैं उनको वैक्सीन देना, और यह निर्णय कैसे किया जाएगा किनको वैक्सीन देना है किसको नहीं देना, तो इसके लिए वैज्ञानिक कुछ आधार एक तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर वैज्ञानिक आधार पर निर्णय नहीं होगा तो इसमें जो लोग छूटेंगे उनको लगेगा सरकार के द्वारा उनका ध्यान नहीं रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति लाएगा जहां पर सरकार के जो मंशा है उस पर सवालिया निशान उठाया जा सकता है। तो जो समस्याएं दिख रही हैं, तो सबसे पहली समस्या यहाँ पर है कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए एक विशेष समूहों को दिया जाता है वैक्सीन का पार्ट। तो इससे क्या होता है, जो नियमित फैलाव है वो एक तरह से
आपका रुका रहता है। तो विशेष समूह को पता लगाना कि किनको दिया जाना जरूरी है, जैसे मान लीजिए अगर बुजुर्गों की बात करें या बच्चों की बात करें, नवजात बच्चे हैं, उनमें इन्फेक्शन तेजी से हो सकता है, या किसी को पहले से कोई बीमारी है तो वो कोविड-19 से ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे लोगों को एक तरह से अलग करना, तो जो विशेष समूह है जिससे कि एक हर्ड इम्यूनिटी बन सकती है, वो आइडेंटिफाई करना एक बड़ी समस्या है। सामान्य रूप से देखा यह जाता है कि अगर किसी भी इन्फेक्शन या संक्रमण का फैलाव नियमित रूप से होता है तो वहां पर हर्ड इम्यूनिटी आसानी से बन जाती है। लेकिन कोविड-19 में देखा गया है कि जो फैलाव है वो अनियमित है, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा, यानी एक ही व्यक्ति जो संक्रमित है कोविड-19 से, उसने 10, 20 या 40 या 50 तक लोगों को संक्रमित किया है। और कहीं पर ऐसी स्थिति है कि कुछ लोगों के द्वारा केवल 1 या 2 लोगों को ही संक्रमित किया गया है। तो ये स्थिति दिखाती है कि कोविड-19 का जो फैलाव है वो अनियमित है। तो ऐसी स्थिति में किनको वैक्सीन देना है या नहीं देना है, यह निर्णय करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब हम नवजात बच्चों के लिए बात करते हैं तो इसी साल जनवरी 2020 में हमने जितनी भी वैक्सीन हम बच्चों को देते हैं उसमें एक तरह से हमने 90% का जो स्तर है उसको प्राप्त किया है। अगर हम भारत में नवजात बच्चों के लिए बात करें वैक्सीन की, तो ये स्तर पहुंचने में हमें अभी ये समय लगा है, जनवरी 2020, जबकि जो टीकाकरण कार्यक्रम है लंबे समय से चल रहा है। तो बड़े स्तर तक पहुंचाना टीका, ये इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। खासतौर पर अगर हम नवजात बच्चों का उदाहरण देखें तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक संकट की स्थिति आ सकती है अगर अधिकतम लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचाना हो। इसी के साथ साथ जो आज तक वैक्सीन में शामिल नहीं हुए टीकाकरण कार्यक्रम में उनको एक तरह से शामिल करना, जो किसी भी तरह के टीकाकरण में नहीं इंक्लूड रहे हैं उनको शामिल करना, ये भी एक लक्ष्य होगा सरकार का। तो उनको आइडेंटिफाई कर पाना, उनका पता लगाना, ये भी एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोग संक्रमण के दायरे में आ सकते हैं तेजी से। इससे हर्ड इम्यूनिटी की जो स्थिति है वो कमजोर हो सकती है। तो ऐसे लोगों का भी पता लगाना एक समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी दिख रही है, जो कभी भी किसी तरह के टीकाकरण कार्यक्रम में कवर नहीं किए गए हैं। कितनी खुराक लेनी है, यानी कितने बार एक तरह से वैक्सीन की डोज लेनी है, इसके बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है। जो भी अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं उनमें अभी ये बात बहुत सही रूप में सामने नहीं आई है कि कितने डोज की आवश्यकता पड़ेगी कोविड-19 की अगर वैक्सीन उपयोग की जाती है। वर्तमान जो टीकाकरण कार्यक्रम है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो हमारा टीकाकरण कार्यक्रम है वो अलग अलग बीमारियों में एक तरह से प्रतिरोधकता लोगों को देता है। अब अगर वो रुकेगा तो वो बीमारियां एक तरह से फैल सकती हैं या विस्तारित हो सकती हैं, और कोई भी बीमारी अगर किसी व्यक्ति में आएगी तो वो कोविड-19 के प्रभाव में भी आसानी से आ सकता है। तो सरकार को ये देखना होगा कि जो वर्तमान में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है उस पर किसी भी तरह की समस्या ना आ पाए। अगर हम नैतिक इसका आधार देखें, एथिकल पॉइंट को देखें, तो किसको देना है और क्यों देना है, ये एक तरह से एक पारदर्शी रूप में हमें पता करना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर पारदर्शी रूप में लोगों को यह बात नहीं पहुंचाई गई कि किसको सबसे पहले वैक्सीन क्यों दी गई और किसको नहीं दी गई, तो कारण क्या है, यह सूचना लोगों को अगर एक गलत सूचना के रूप में जाती है कि किसी एक वर्ग, समुदाय या एक जनसंख्या के क्षेत्र को आसानी से वैक्सीन उपलब्ध कराई गई या उनको प्राथमिकता दी गई और एक क्षेत्र को या विशेष लोगों को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो ये एक बड़ी नैतिक समस्या खड़ी कर सकता है। तो यहां पर भी सरकार को एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसको और क्यों चुना जा रहा है, ये लोगों तक सही सूचना उपलब्ध कराई जाए जब भी वैक्सीन लोगों तक उपलब्ध कराई जाए। ये एक समस्या और देखी जा रही है कि जो लोग कोरोना वायरस से अभी संक्रमित हैं उनको वैक्सीन देना है या नहीं देना है। माना जाता है कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनमें संक्रमण एक तरह से काफी कम है और जिनमें एक तरह से प्रतिरोधकता अच्छी है, यानी जो संक्रमण से बचे हुए हैं, ऐसे लोगों को अगर वैक्सीन दी जाएगी तो इसका प्रभाव काफी मजबूत होगा। तो ये एक तरह से देखने की आवश्यकता है कि जो भी संक्रमित हुए, काफी अगर बहुत निम्न स्तर पर संक्रमण रहा है तो ऐसे लोगों को, और जो प्रतिरोधकता जिनमें अच्छी रही है, यानी जो अभी तक बचे रहे हैं, ऐसे लोगों को वैक्सीन अगर दिया जाए तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। तो ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो एक तरह से वैक्सीन किनको वितरित की जानी है, किस तरह से किया जाना है, उसको लेकर है। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी यानी अधिकतम लोगों तक पहुंचाकर और जो बचे लोग हैं जहां तक नहीं पहुंची है उनमें एक तरह से प्रतिरोधकता पैदा करना, इसके लिए यह प्रमुख समस्याएं दिख रही हैं। इनको हल करके कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी की जो बात की जा रही है, झुंड प्रतिरोधकता की, उसको भारत में प्राप्त किया जा सकता है। इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर एक मेंस का आप क्वेश्चन लिखिएगा, टीकाकरण के माध्यम से कोविड-19 के लिए झुंड प्रतिरक्षा हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने में चुनौतियों की चर्चा करें। तो जो जो समस्या हमने डिस्कस की है उनको पॉइंट वाइज आप बता सकते हैं। नेक्स्ट उसको हम देखते हैं, और ये हमारी राजव्यवस्था के पार्ट से है, पेपर सेकंड में जीएस के पेज नंबर 12 के पार्ट पर, कास्ट इन द सेंसस।
तो अगर हम जनगणना की बात करें तो भारत में जो जनगणना का हिस्सा है उसमें कास्ट सेंसस यानी जो जातिगत जनगणना है उसके बारे में जो आंकड़े वो जारी नहीं होते हैं और सामान्यतः इसको साथ में कंडक्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो तमिलनाडु के द्वारा एक आयोग स्थापित किया गया है जो जातिगत जनगणना है उसके बारे में एक तरह से अध्ययन करेगा। तमिलनाडु में जो आयोग गठित किया गया है उसके द्वारा किस तरह से जातिगत जनगणना की जाए इसके बारे में मेथड एक तरह से निकाला जाएगा और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। भारत में अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। कर्नाटक की तरफ से देखें तो कर्नाटक ने भी जातिगत जनगणना करी लेकिन आंकड़ों को जारी नहीं किया। भारत में अगर हम देखें तो 1931 में अंतिम बार जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए गए, उसके बाद से इसको एक तरह से रोक दिया गया। आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो 1951 के पार्ट पर कुछ विशेष समुदायों जो स्पेशल ग्रुप्स बोले गए जैसे SC ST की बात करें या एंग्लो इंडियन की बात करें उनके आंकड़े एक तरह से एकत्रित किए गए। इसी के साथ साथ पिछड़े वर्ग की जो कुछ जनगणना है उसके आंकड़े भी लिए गए, लेकिन जातिगत जनगणना के अलग से जो आंकड़े हैं वो जारी नहीं किए गए। जहां तक हम बैकवर्ड क्लास की बात करें पिछड़े वर्ग की तो अलग अलग राज्यों में इसकी गणना करने के लिए अलग अलग विधियां उपयोग की जाती हैं। कहीं पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से होता है, कुछ क्षेत्रों में जो सरकारी अधिकारी हैं वो दौरा करते हैं और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके बारे में अनुमान लगाते हैं, उनकी जनसंख्या के बारे में। कहीं पर घर घर जाकर एक तरह से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके बारे में अनुमान लगाए जाते हैं। तो ये आंकड़े पिछड़े वर्ग के जो एकत्रित किए जाते हैं ये राज्यों में एक तरह से अलग अलग हैं। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें जहां पर जातिगत जनगणना भी की गई तो दो आंकड़े इकट्ठे किए गए। एक आंकड़ा ग्रामीण और शहरी जो घर है उनके एक तरह से बारे में एक आंकड़ा इकट्ठा करना और इसके बारे में सरकार ने एक मानक या स्टैंडर्ड तय कर रखा था। जैसे किसी भी घर में बिजली की सुविधा है या पेयजल की सुविधा है या पक्के मकान है, कच्चा मकान है, तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं किसी भी घर में उनके बारे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आंकड़े इकट्ठे किए गए। जो भी हमारा सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का आंकड़ा किया गया 2011 का। और एक दूसरा हिस्सा इसमें था जो जाति जनगणना, तो पहले आंकड़े को तो जारी किया गया यानी घरों के संबंध में जो था ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, लेकिन जो जाति जनगणना के आंकड़े उनको जारी नहीं किया गया। अब अगर यहां पर देखें वर्तमान में तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी जातिगत इस तरह के आंकड़े हैं उनको नियमित अंतराल पर इनका एक वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए या इनके बारे में आंकड़े इकट्ठे होने चाहिए, जिससे कि आरक्षण की हम बात करें या अन्य तरह के लाभ जो सरकार विशेष समुदायों को देना चाहती है, विशेष समूहों को देना चाहती है, उसका लाभ लोगों तक पहुंच सके। ऐसा ना हो कि एक विशेष जनसंख्या के हिस्से को लाभ पहुंचे जो लाभ लेकर एक उच्च स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के जो आंकड़े हैं वो पहुंचने आवश्यक होते हैं जब हम सुविधाओं की बात करें जो हम एक विशेष वर्ग को देना चाहते हैं, जिससे वो विकास की दौड़ में आगे आ सकें जहां पर वो अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आंकड़ों की एक व्यवस्थित जो कड़ी है वो होनी चाहिए। तो अभी ऐसी कोई व्यवस्था ऐसा सच नहीं है। जो आंकड़े हैं उनको लेकर एक समस्या ये है कि अगर इस तरह के आंकड़े जारी होते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो जातिगत समूह है भारत में उनमें लेकर कुछ आपस में समस्याएं हो सकती हैं। तो भविष्य में इस तरह का कुछ एक क्राइटेरिया जरूर तय किया जाएगा जिसके आधार पर जो अलग अलग जाति जनगणना है उनके आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, जिसके आधार पर जो सुविधाएं हैं उनको व्यवस्थित रूप में पहुंचाया जा सके, यानी जिनका लाभ पहुंचना है जिन लोगों तक वो सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि इसमें भी एक बड़ा भ्रष्टाचार का हिस्सा दिखाई पड़ता है। जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं उनके दो पक्ष एक तरह से माने जाते हैं। अगर हम जाति जनगणना के आंकड़े जारी करते हैं तो ये जातिगत व्यवस्था को और मजबूत करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या सरकार ये कहती है कि इस तरह का आंकड़ा अगर जारी होगा तो ये जातिगत व्यवस्था को और ज्यादा कठोर और मजबूत बनाने का काम करेगा, जिसको सरकार तोड़ना चाहती है। और दूसरा यह है कि जब भी इस तरह के आंकड़े जारी होते हैं तो अगर कुछ वर्गों को उसका लाभ जो मिल रहा है आरक्षण का, अगर वो उनसे हटता है तो वो उसका विरोध करते हैं। तो दोनों स्थितियां हैं जिस कारण से इस तरह के आंकड़े का जारी होने पर एक बड़ा विरोध हो सकता है। तो कहीं ना कहीं भविष्य में जो इस तरह के जातिगत आंकड़े हैं उनको राज्यवार अलग अलग राज्य सरकारें अपने विशेष कार्यों के लिए भविष्य में हो सकता है जारी करने का कार्य करें, जैसा तमिलनाडु में प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए केंद्रीय स्तर पर एक योजना बनाने की आवश्यकता है जो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू हो। नेक्स्ट हम अपनी न्यूज पर आते हैं और इसे आप जीएस पेपर सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन IR से जोड़ सकते हैं। इस्लामिक मल्टीलेटरिज्म विद इंटरनल फिशर्स, यानी अगर हम इस्लामिक संगठनों की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख एक संगठन माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक
कोऑपरेशन, यानी एक तरह से इस्लामिक सहयोग के लिए जो संगठन बना हुआ OIC, जिसका मुख्यालय सऊदी अरब के शहर जेद्दा में है, 1969 में स्थापित किया गया और 57 देश इसमें वर्तमान में सदस्य हैं। अब ध्यान रखें, इस संगठन में सदस्यता के लिए आवश्यक है कि किसी भी देश में मुस्लिम बहुसंख्यक होने चाहिए, या किसी भी देश में अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट के एक स्तर पर है, तो उस देश को इस संगठन में एक तरह से सदस्यता मिल जाती है। अब अगर आधार देखें तो बेसिकली इस संगठन को स्थापित करने का जो आधार था वो मुस्लिम देशों के बीच में आपस में सहयोग को बढ़ाना, और इसका बड़ा कारण 60 से 70 के दशक में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इजराइल का अरब देशों पर जो बढ़ता हुआ प्रभाव, इसका एक प्रारंभिक हिस्सा माना जाता है 1967 के पार्ट पर 6 दिन का ये युद्ध हुआ जिसमें इजराइल ने अरब देशों को बुरी तरह से हराया, जिसमें मिस्र, जॉर्डन और सीरिया की हार हुई। और ये कहीं ना कहीं इस्लामिक देशों के बीच में सहयोग के एक आधार के रूप में इसको माना गया। और जो कह सकते हैं ब्रेकिंग पॉइंट था वो था 21 अगस्त 1969 के पार्ट पर एक व्यक्ति डेनिस मिशेल रोहन, जिनके द्वारा इस्लाम में जो तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है अल अक्सा मस्जिद, वहां पर उन्होंने उसको जलाने का एक प्रयास किया। अगर हम मक्का मदीना के बाद देखें तो ये तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है इस्लाम में। तो ये जो प्रयास हुआ इसके बाद से कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों ने आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए एक संगठन बनाने का जो महत्व था उसको समझा, और इसी का प्रयास था कि 1969 के पार्ट पर OIC की स्थापना की गई, यानी इस्लामिक देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाने के लिए यह संगठन स्थापित किया गया। इस संगठन की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि यहाँ पर इस्लामिक लगभग सभी देश जरूर शामिल हैं, लेकिन आपस में मतभेद यहाँ पर काफी अधिक हैं, और इसी कारण से माना जाता है कि इसका जो प्रभाव है वो उतना अधिक नहीं है। ये अलग है कि इस संगठन के द्वारा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वैश्विक स्तर पर अपनी बात को आगे बढ़ाया गया है, चाहे हम फिलिस्तीन के मुद्दे की बात करें या इजराइल का जो विरोध है, इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के क्षेत्रों पर विवादित रूप से जो नियंत्रण किया गया है उसको मुक्त करने का एक प्रयास OIC के द्वारा हमेशा किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण उनके प्रयास जरूर रहे हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण सदस्य हैं OIC के, उनके बीच में कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। जैसे ईरान इराक की बात करें, 8 साल तक 80 से 88 के बीच में दोनों के बीच में युद्ध चला है। सऊदी अरब की बात करें तो सुन्नी प्रमुख देश माना जाता है, ईरान अगर हम बात करें तो शिया प्रमुख देश है। ये जो टकराव होता है ईरान और सऊदी अरब के बीच में, ये मध्य पूर्व एशिया में एक प्रमुख समस्या के रूप में माना जाता है, और मध्य पूर्व एशिया की समस्याओं में इनके बीच का जो विवाद है वो एक प्रमुख आधार बन जाता है किसी भी समस्या का पूर्ण हल होने में। क्योंकि सऊदी अरब को माना जाता है, या कतर की बात करें या बहरीन की बात करें, तो ये सब जो प्रमुख इस्लामिक देश हैं ये पश्चिम देश, खासतौर पर अमेरिका की बात करें, उनके साझेदार माने जाते हैं। जबकि ईरान, जब ईरानी क्रांति हुई उसके बाद से अमेरिका का विरोध में आ जाता है। तो एक तरफ से कुछ ऐसे देश हैं जो अमेरिका के समर्थक हैं, कुछ ऐसे हैं जो कट्टर विरोधी हैं। तो ये एक तरह से जो इस्लामिक प्रमुख देश हैं उनमें सहयोग को कहीं ना कहीं रोकता है, और यह प्रमुख एक कारण माना जाता है कि इस्लामिक की जो संगठन है इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया। इसी के साथ साथ यह संगठन कुछ विवादित मुद्दों को उठाकर अपना महत्व अन्य देशों के लिए एक तरह से कमजोर करता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो कभी कभी कश्मीर के मुद्दों को, जैसे वर्तमान में जो बैठक हुई है वहां पर कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया, जबकि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है, उस पर इस संगठन के द्वारा किसी भी तरह का दिया गया बयान भारत का विरोध एक तरह से इस संगठन के खिलाफ दिखाता है। तो भारत जैसे प्रमुख देश का अगर विरोध इस संगठन के लिए होता है तो इस संगठन के सुचारू रूप से भविष्य में भारत के साथ सहयोग करना या अन्य रूप में भारत के साथ उसकी जो स्थिति है उसको मजबूत करना, उसके लिए एक तरह से एक कमजोर आधार देता है। तो ये सब कुछ ऐसे कारण है कि इस संगठन को वैश्विक स्तर पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ने में असफल बनाते हैं। अन्यथा एक बड़े संगठन के रूप में माना जाता है इसका प्रभाव बड़ा हो सकता है अगर जो भी आंतरिक अलग अलग देशों के बीच में जो विरोध की स्थिति है अगर उसको भविष्य में नियंत्रित किया जा सके। अपने हम प्रीलिम्स की कुछ न्यूज़ पर आते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मेघालय के पार्ट पर ये न्यूज़ है, और मेघालय में ध्यान रखें जो भी कोयले का भंडार है वहां पर कोयले के भंडार में कोयले की परत काफी पतली है। मेघालय में कोयले का जो भी खनन है वो रेट होल कोल माइनिंग की जाती है, यानी एक तरह से छोटे छोटे बिल या होल बनाकर जो कोयला है उसका खनन किया जाता है, और ज्यादातर अवैध रूप से किया जाता है। तो इसको रोकने के लिए एक तरह से जो प्रयास हैं वहां पर करने के लिए 100 करोड़ रुपए वहां के पॉल्यूशन कंट्रोल पैनल को दिया गया है मेघालय सरकार की तरफ से। मेघालय में कोयले के जो भंडार हैं इसी के संबंध में हम आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। मेघालय में कोयले का प्रमुख भंडार गारो, खासी तथा जैंतिया पहाड़ियों पर पाया जाता है। इन्हीं क्षेत्र में प्रमुख रूप से भंडार है। रेड होल माइनिंग द्वारा मेघालय में कोयला प्रमुख रूप से निकाला जाता है। सही स्टेटमेंट है। मेघालय में कोयले की परत का तुलनात्मक रूप से पतले होने के कारण रेड होल माइनिंग
प्रमुख रूप से की जाती है। ध्यान रखें कि जहां पर मोटी परत है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां पर रेड होल माइनिंग नहीं की जाती है। जहां पर परत बहुत पतली है वहां पर रेड होल माइनिंग यानी छोटे इस तरह के छिद्र बनाकर, होल बनाकर कोयले का खनन एक तरह से किया जा सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहां पर सही है, तीनों सही है, तो आंसर आपका हो जाता है डी। नेक्स्ट न्यूज को देखें तो यह अमेरिका में डाका प्रोग्राम के संबंध में है, जहां पर एक न्यायालय का आदेश आया है कि जो डाका प्रोग्राम है इसको पुनः एक तरह से स्थापित करके चलाया जाए। ध्यान रखें जो भी अप्रवासी अमेरिका में पहुंचते हैं उनको एक तरह से संरक्षण देने के लिए यह प्रोग्राम बराक ओबामा के द्वारा 2012 में शुरू किया गया था और उद्देश्य यह था कि जो अमेरिका में लोग पैदा हुए हैं या बहुत कम उम्र में अमेरिका में पहुंचे हैं उनको अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने की एक तरह से सुविधा दी जाए। तो यहां पर ये जो डाका है ये कहलाता है डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स। इस प्रोग्राम के लिए प्रमुख जो शर्तें हैं, इस डाका प्रोग्राम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा के जो अवैध रूप से अमेरिका में लोग हैं वो वैध रूप में एक तरह से अमेरिका में अपने कार्य कर सकते हैं और रह सकते हैं। अब शर्तें क्या हैं कि 16 जून 1981 या उसके बाद का पैदा, इसके पहले का उनका जन्म नहीं होना चाहिए। 16 साल के होने से पहले आप अमेरिका में आए हों, यानी अगर जैसे 17-18 साल की उम्र में आप आए हैं तो नहीं, 16 साल या उससे कम उम्र में, जैसे मान लीजिए किसी का अमेरिका में जन्म हुआ है तो वो भी डाका प्रोग्राम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा सकता है। 15 जून 2007 से वर्तमान समय तक अमेरिका में लगातार निवास कर रहे हो। 15 जून 2012 को अमेरिका में शारीरिक रूप से उपस्थित थे और जिस समय आप अपना डीएसी यानी डाका में रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तब आप अमेरिका में ही थे। तो एक तरह से लंबे समय से अमेरिका में रहना एक यहां पर शर्त है। 15 जून 2012 को निरीक्षण के बिना या आपके वैध आवर्जन की स्थिति समाप्त हो गई हो, अमेरिका में प्रवेश किया हो, यानी बिना किसी इंस्पेक्शन के अमेरिका में अगर आपने 15 जून 2012 के बाद प्रवेश किया है या मान लीजिए आपने प्रवेश किया था और आपका वैध रूप में अमेरिका में रहने का जो प्रमाण पत्र है वो समाप्त हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तब भी आप इस प्रोग्राम में एक तरह से अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। वर्तमान में आप स्कूल में, हाई स्कूल में या स्नातक किया हो, यह अमेरिका में जीईडी यानी जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट टेस्ट है, वो एक तरह से आपने पास किया हो, ये सारे अगर आपके पास प्रमाण पत्र हैं तब भी आप एक तरह से डाका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी तरह की गुंडागर्दी, कोई दुष्कर्म या 3 से अधिक बार दुष्कर्म के लिए आपके ऊपर दोष सिद्ध ना हो तभी आप इसमें एक तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो माना जाता है कि लगभग 7 लाख से ज्यादा जो अमेरिका में लोग रह रहे थे अवैध हैं या वहां पर उनको वैध रूप से नहीं माना जाता है, उनको वैधता देने के लिए इस प्रोग्राम को एक तरह से उपयोग किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें 2017 में उन्होंने इस प्रोग्राम को गैर संवैधानिक एक तरह से बना दिया। आगे चलकर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि ये जो प्रोग्राम है इसको एक तरह से पुनः स्थापित किया जाए, लेकिन अमेरिका की सरकार ने पूर्ण रूप से इसको प्रोग्राम को स्थापित नहीं किया, कुछ परिवर्तन के साथ इस प्रोग्राम को एक छोटे स्तर पर स्थापित किया। तो ये जो आदेश एक तरह से अमेरिका में आया है, इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि लगभग 3 लाख या उससे ज्यादा लोग डाका में फिर से रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। तो अमेरिका में जो भी एक तरह से लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले या जिनका जन्म हुआ है उनके पास कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए डाका प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो बिडेन जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी एक तरह से वादा किया था कि बराक ओबामा के इस प्रोग्राम को मजबूती से फिर से एक तरह से लागू किया जाएगा। इसी प्रोग्राम के संबंध में आप प्री का क्वेश्चन देखें, डाका कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2012 में कार्यकारी आदेश से डाका की स्थापना 10 मिलियन से अधिक लोगों को बिना दस्तावेज के अमेरिका में रहने का अनुमान लगाने में मदद करने के लिए की थी। तो अगर हम देखें तो लगभग 10 मिलियन, यानी अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 1 करोड़ जो लोग यहां पर बिना दस्तावेज के रह रहे थे, उनमें से कुछ लोगों को दस्तावेज देकर वैधता प्रदान करना, यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। डाका ने ड्रीमर्स के रूप में जाने जाने वाले अनुमानित 7 लाख लोगों की रक्षा की, जो काम करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नवीकरणीय 2 साल की अवधि में सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये जो डाका प्रोग्राम है ये 2 साल के लिए एक तरह से आपको अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है वैध रूप में, और इसको आप रिन्यू कराते रह सकते हैं, यानी आगे इसका रिन्यूअल होता है। ड्रीमर्स आप कह सकते हैं यंग जनरेशन के अमेरिकन जो एक तरह से अमेरिका में पैदा हुए हैं लेकिन वहां पर वो वैधता के साथ उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या हाई स्कूल या उसके बाद की एजुकेशन के लिए वो अमेरिका में आए हैं, तो उनको वैधता देने के लिए एक तरह से इसे शुरू किया गया। तो इसीलिए डाका को ड्रीमर्स के प्रोग्राम के नाम से भी अमेरिका में जाना जाता है।
तीसरा अगर देखें, इसने उन लोगों पर लागू किया गया जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से बच्चों के रूप में लाया गया था और फिर यहां पर वो पले बढ़े हैं। तो यहीं पर अवैध रूप से वो जरूर उनका जन्म हुआ या लाए गए, लेकिन उनकी शिक्षा सब कुछ यहीं पर हो रहा है, यहीं पर पल बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए डाका एक तरह से प्रोग्राम है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है आपका डी। नेक्स्ट उसको देखें तो अंगोला ने डायमंड हीरे की खनन के लिए भारत को एक तरह से इन्वाइट किया है। तो अंगोला के संबंध में हम यहां पर एक आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। कटोका हीरे की खान निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो विश्व की अगर हम 4 सबसे बड़े हीरे के खानों की बात करें तो कटोका हीरे की खान मानी जाती है, और यह कहां पर है? अफ्रीका के देश अंगोला में। तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट देते हैं झारखंड ज्वाइनिंग एंड्स जीएसटी कंपनसेशन इम्पास। देखिए, जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है उसके संबंध में जो वसूली है वो सरकार को कम हुई है। अब जो भी क्षतिपूर्ति जीएसटी के लिए राज्यों को देनी है वो कैसे एक तरह से किया जाए, तो उसके लिए माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार उधार लेगी और वो राज्यों को प्रदान करेगी। तो इसके लिए बहुत सारे राज्य अभी भी राजी नहीं है, तो झारखंड ने अपनी एक तरह से मंजूरी दे दी है। तो ये जो कार्यक्रम है ये एक तरह से अब लागू हो पाएगा। इसी जीएसटी कंपनसेशन सेस के संबंध में हम आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों के लिए राहत के रूप में क्षतिपूर्ति उपकर लगाया गया था। जो जीएसटी कंपनसेशन सेस था, अगर जीएसटी लगने से राज्यों को राजस्व में नुकसान हो रहा था तो उसकी भरपाई करने के लिए लगाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। यह 2017 से 2022 तक के लिए आरोपित है, सही स्टेटमेंट है। राज्यों के कर का आधार वित्तीय वर्ष 2016-17 को बनाया गया, सही स्टेटमेंट है। यदि किसी राज्य का राजस्व वसूली वित्तीय आधार वर्ष से 15% से कम की वृद्धि दिखाता है, उस स्थिति में राज्य को क्षतिपूर्ति दी जाती है। देखिए गलत स्टेटमेंट है, 15 नहीं है, कितना है? 14%। यानी 2016-17 में मान लीजिए कोई राज्य 100 रुपए का राजस्व इकट्ठा करता है और मान लीजिए वर्तमान में उसका राजस्व 113 आता है, यानी 14% नहीं है, 14 से कम है। जो कमी है 1% की, यह क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को दी जाएगी। तो 14% की जो ग्रोथ है वो 16-17 का जो कर वसूली है राज्य की, उस स्तर पर बनी रहनी चाहिए या उससे ज्यादा। अगर 14% से कम होगी तो जो भी राजस्व में कमी होगी वो एक तरह से केंद्र सरकार राज्य को भरपाई करता है। यही क्षतिपूर्ति उपकर एक तरह से लगाया गया जीएसटी पे, जिसके माध्यम से वसूली करके राज्यों को दिया जाता है। तो ये 15 नहीं है, कितना है? 14% आंकड़ा है। तो चौथा गलत है, 1, 2, 3 सही है। तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट उसको देखें तो ओएनजीसी की अगर हम बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो उसकी विदेशों में काम करने वाली एक सहायक कंपनी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओवीएल। उन्होंने एक तरह से कच्चे तेल का एक बड़ा भंडार पता लगाया है कोलंबिया की अगर हम बात करें तो कोलंबिया का जो लानोस क्षेत्र है, लानोस बेसिन का जो क्षेत्र है, वहां पर CPO-5 जो ब्लॉक है, यहां पर उन्होंने एक ऑयल ब्लॉक का पता लगाया इंडिको 2 नाम से। इंडिको 1 नाम से पहले ही उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इंडिको 2 नाम से एक तेल का कुआं पता लगाया गया है CPO-5 ब्लॉक में, और यह कहां पर है? लानोस बेसिन में, कोलंबिया में। तो इसी के संबंध में हम प्री का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। ओएनजीसी के सहायक ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा लानोस बेसिन में स्थित CPO-5 क्षेत्र में इंडिको 1, इंडिको 2 कच्चे तेल के भंडार खोजे गए हैं। संबंधित खोज किस देश से संबंधित है? तो ये कहां पर है? दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया में। तो आंसर है आपका बी। एक नेक्स्ट न्यूज पर देते हैं, थाई रिसर्चर्स अनर्थ रेयर ब्राइड्स वेल स्केल्टन। तो वेल की एक प्रजाति है ब्राइड वेल, उसके स्केल्टन के बारे में यहां पर पता चला है। तो इसी वेल की प्रजाति के संबंध में हम आपको प्री का एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ध्यान रखें, ये प्रजाति है, ये एक तरह से उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल वाटर में ही पाई जाती है, यानी बहुत ठंडे पानी में इसका जो प्रमुख रूप से जो निवास है वो नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये अटलांटिक के पार्ट पर, ये प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर के क्षेत्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है। और अगर हम IUCN की रेड डाटा लिस्ट में देखें तो इसको लीस्ट कंसर्न, यानी बहुत कम एक तरह से इसके बारे में कोई भी कह सकते हैं संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है, खतरे में नहीं है, तो इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में एक तरह से डाला गया है। अगर हम इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो बैलोनोपेट्रा एडेनी के नाम से भी इसको एक तरह से जाना जाता है। तो ब्राइड्स वेल के संबंध में हम प्री का क्वेश्चन देखते हैं। ब्राइड्स वेल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। देखिए संकटग्रस्त नहीं है, अभी हमने क्या बोला था? लीस्ट कंसर्न, यानी सबसे कम एक तरह से चिंता की स्थिति में है। तो संकटग्रस्त नहीं है, तो पहला आपका जो विकल्प है वो गलत है। दूसरा, इसे साइट्स ने अपेंडिक्स 1 में रखा है। देखिए अपेंडिक्स 1 का मतलब है, साइट्स क्या कहलाता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी जो भी
पेड़ पौधे और वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं, उनमें जो वैश्विक व्यापार होता है वो साइट्स के द्वारा जो कन्वेंशन है उससे रोका जाता है। तो अपेंडिक्स 1 में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो संकट में हैं और इनके व्यापार को एक तरह से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, अन्यथा इसके व्यापार को रोका जाता है। तो अपेंडिक्स 1 में ही इसको रखा गया है। अभी विचार चल रहा है कि वराइट्स भेल को अपेंडिक्स 1 से 2 में रख दिया जाए, यानी बहुत ज्यादा संकट की स्थिति में नहीं है और इनका बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर संरक्षण नहीं हो रहा, कुछ जगह पर संरक्षण किया जाएगा। तो अभी अपेंडिक्स 1 में है लेकिन 2 में रखने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। तो दूसरा सही है। तीसरा, यह अटलांटिक, प्रशांत तथा हिंद महासागर तीनों में पाई जाती हैं। अभी हमने देखा तीनों महासागर में इनका जो निवास है वो होता है। तो तीसरा सही है। 2, 3 आंसर आपका बी, 2 और 3 सत्य है। तो ये हमारा 6 दिसंबर 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।